हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 6 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, यानी कि ज़मीन के ऊपर की जो सरफेस होती है, उनमें जो आकृति होती है वो किस तरह बनी है और उनका विकास किस तरह से हुआ है। यहाँ लिखा है, जो पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थ होते हैं। पृथ्वी का जो धरातल होता है वो कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पर समुद्र है, कहीं पर चट्टानी इलाका है। इसलिए जो पृथ्वी के ऊपर का जो धरातल होता है उसका निर्माण करने वाले जो पदार्थ होते उनमें अपक्षय की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनमें कमी आती है। और इसके बाद जो भू आकृतिक कारक होते हैं, यानी कि ज़मीन के ऊपर आकृति बनाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रवाहित जल है, भूमिगत जल है, वायु है, हिमनद है तथा तरंग, ये अपरदन करते हैं, यानी कि पदार्थों का कटाव करते हैं। अपरदन जो होता है वो धरातल के रूप को बदल देता है, यानी कि ज़मीन के ऊपर का जो रूप है उसको बदल देता है। निक्षेपण की जो प्रक्रिया है वो अपरदन प्रक्रिया का ही परिणाम है, और निक्षेपण से भी धरातल का जो रूप है वो बदल जाता है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो धरातल है, धरातल के ऊपर जितने भी भू आकृति है, जो ज़मीन की आकृति है, उसमें क्या होता है कि निक्षेपण होता है, अपरदन होता है, और इनकी वजह से ही जो धरातल का स्वरूप है, जो ज़मीन के ऊपर का जो रूप है वो बदल जाता है। चूँकि हम इस चैप्टर में भू आकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि भू आकृति होती क्या है। छोटे से मध्यम आकार के ज़मीन के टुकड़े को भू आकृति कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि भूदृश्य क्या होता है। बहुत सी आपस में जुड़ी हुई जो भू आकृतियाँ होती हैं वो सभी मिलकर भूदृश्य बनाती हैं, और ये जो भूदृश्य होता है वो ज़मीन के ऊपर में एक बहुत ही बड़ा भाग होता है। छोटी छोटी जो भू आकृतियाँ होती हैं, यानी ज़मीन के ऊपर की जो आकृतियाँ होती हैं वो आपस में मिलती हैं और एक बड़े भाग में होती हैं, जिसे भूदृश्य कहा जाता है। छोटी छोटी भू आकृतियाँ मिलकर क्या बनाती हैं? भूदृश्य। यहाँ हमने ये जाना कि जो छोटी छोटी भू आकृतियाँ होती हैं, ज़मीन के ऊपर की जो आकृति होती है वो मिलकर भूदृश्य बनाती है, जो कि ज़मीन के ऊपर का एक बहुत बड़ा भाग है। जितने भी भू आकृति होती है उनकी अपनी भौतिक आकृति होती है, उनका अपना आकार होता है और पदार्थ होते हैं। जो ज़मीन के ऊपर कुछ भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनकी वजह से या उनके कारकों के जरिए बनती हैं। ज़्यादातर जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं वो धीमी गति से काम करती हैं, और इसी वजह से उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। ज़मीन के ऊपर जो भू आकृति बनती है उसका एक प्रारंभ होता है। भू आकृति जब एक बार बन जाती है उसके बाद उनके आकार, उनकी आकृति और प्रकृति में बदलाव आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं और कार्यकर्ता होते हैं वो लगातार धीमे अथवा तेज गति से होती हैं। जलवायु से जुड़े हुए बदलाव और वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर, यानी कि जो हवा होती है वो कभी सीधे चलती है, कभी घूमकर चलती है। इसकी वजह से जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती है उनकी गहराई से या खुद से ये प्रक्रियाएं खुद ही बदल जाती हैं, जिनसे भू आकृतियां रूपांतरित हो जाती हैं। पहले वो किसी और रूप में होती थी, फिर उसके बाद वो किसी और रूप में हो जाती हैं। विकास का यहाँ अर्थ क्या है? जब कोई भू आकृति का बदलाव होता है, इसका मतलब विकास का ये होता है कि भूतल के एक भाग में, जो भूतल है यानी ज़मीन का कोई एक भाग है, उसमें भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की अवस्थाओं से है। इसका मतलब ये है कि हर एक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ उसका बदलाव हुआ है। एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, यानी कि अगर ज़मीन के ऊपर अगर कोई स्थल है उसका जैसा भी रूप है,
वो विकास की अवस्थाओं से गुजरता है। वो पहले किसी और तरीके का था, फिर वो किसी और तरीके का हो जाता है, किसी और शेप का हो जाता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से की जा सकती है। जिस तरह से जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, पहला है युवावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था और तीसरा वृद्धावस्था, इसी तरह से जो स्थल रूप का विकास है वो भी अवस्थाओं से गुजरता है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रवाहित जल के बारे में। आर्द्र प्रदेशों में, यानी कि जहाँ पर नमी होती है, ऐसे प्रदेशों में ज़्यादा बारिश होती है। प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति कारक है, यानी कि जो प्रवाहित जल होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़मीन को आकृति देने वाली फैक्टर्स होती है, ज़मीन को आकृति देने वाली कारक होती है, जो धरातल का निम्नीकरण, यानी कि जो ज़मीन का निम्नीकरण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। प्रवाहित जल के 2 तत्व हैं। एक क्या होता है, धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है। दूसरा क्या है, रैखिक प्रवाह है, यानी कि जो घाटियों में नदी सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाहित जल के जरिए बने हुए ज़्यादातर अपरदित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों के आक्रामक युवावस्था से संबंधित है, यानी कि पहले पहाड़ों से जो नदियां बहती हैं, इसकी वजह से जो ढाल होती है वो तेज होती है, और इस वजह से जो स्थल रूप होती है वो युवावस्था से जुड़ी होती है। बाद में तेज ढाल लगातार अपरदन की वजह से धीमी ढाल में बदल जाती है, और इसकी वजह से नदियों का जो वेग होता है वो कम हो जाता है। पहले ढाल तेज होती है, फिर ढाल धीमी हो जाती है। तेज ढाल से बहती हुई नदियाँ भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियाँ बनाती हैं, यानी कि वो अपने साथ पदार्थ लाती हैं, जमा करती हैं और भू आकृतियाँ बनाती हैं। लेकिन ये नदियों के मध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों के मुकाबले बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना धीमा होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा, यानी कि जो पदार्थ होंगे वो उतना ही उनका जमाव होगा। जब लगातार अपरदन की वजह से नदी का जो सरफेस होता है वो प्लेन हो जाता है, तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का जो पार्श्व है अपरदन बढ़ जाता है, और इसकी वजह से पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल मैदानों में बदल जाते हैं। आगे लिखा है कि जो बहता हुआ पानी होता है उसमें घर्षण होता है, वो घर्षण करती है, और उसके घर्षण करने से बहता हुआ जो जल है उसके जरिए कम या ज़्यादा मात्रा में बहाकर लाए गए तलछट होते हैं, यानी कि पानी के साथ साथ छोटे बड़े जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं या फिर किसी और तरह के पदार्थ होते हैं, वो सारे तलछट छोटी और तंग क्षुद्र सरिताएं, यानी कि छोटी छोटी और जो नदियां बनती हैं वो नैरो बनती हैं, वो बहुत पतली होती हैं, और इस तरह से ये जो क्षुद्र सरिताएं होती हैं, ये जो बहुत ही पतली नदियां होती हैं वो धीरे धीरे लंबी हो जाती हैं और बहुत ही बड़ी अवनलिकाओं में विकसित हो जाती हैं, यानी कि जो छोटी छोटी नदियां होती हैं फिर आगे जाकर ये क्या हो जाती हैं, बहुत विस्तृत हो जाती हैं। इन अवनलिकाओं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती हैं। अब ये जो अवनलिकाएं होती हैं, पहले इस तरह से एक पतली सी नदी आती है, और ये पतली क्यों होती है, क्योंकि बहता हुआ जो पानी होता है उसके घर्षण की वजह से बहुत ही कम मात्रा में या अधिक मात्रा में तलछट आते हैं, जिसकी वजह से ये नदियाँ छोटी होती हैं, फिर ये धीरे धीरे आगे जाती हैं, फिर ये चौड़ी होती जाती हैं, विस्तृत होती जाती हैं, और बाद में ये ज़्यादा अधिक गहरी हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं और लंबाई में बड़ी हो जाती हैं, और जो छोटी छोटी नदियां हैं फिर एक दूसरे से इस तरह से मिल जाती हैं, और मिलने के बाद ये घाटियों का जाल बनाती हैं। ये छोटी छोटी नदियां होती हैं, ये मिल जाती हैं आपस में, फिर एक बड़ी नदी का निर्माण होता है, और इस तरह से ये एक घाटी का निर्माण करती हैं। आगे लिखा है कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है नदियों की, उसमें अधोमुखी कटाव अधिक होता है, ऊपर ऊपर कटाव ज़्यादा होता है, जिससे कि ये अनियमितताएं, जैसे कि जलप्रपात है और सोपानी जलप्रपात है, यानी कि ऊपर से जो चट्टानों से जो पानी गिरती है वो लुप्त हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में अधोमुखी कटाव होता है, ऊपर ऊपर कटाव होता है। आगे लिखा है मध्य अवस्था में, जब नदियों की मध्य अवस्था होती है उसमें जो सरिताएं होती हैं, जो पानी बहते हुए जो नदी के रूप में बहती हैं,
तो वो नदी तल में यानी कि नदी का जो सरफेस होता है उसके नीचे धीमा कटाव करती है। जो सरिताएं होती हैं वो नदी तल में धीमा कटाव करती हैं और घाटियों में पार्श्व अपरदन ज़्यादा होता है यानी कि कटाव ज़्यादा होता है। बाद में घाटियों के किनारे की जो ढाल होती है वो मंद होती जाती है यानी कि धीमी होती जाती है। इसी तरह अपवाह बेसिन के बीच विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते। यानी कि पहले क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं उनमें विभाजक होता है जो नदियों को बांटता है। नदियाँ संकरी होती हैं, पतली होती हैं, लेकिन इसी तरह से जो अपवाह बेसिन होता है यानी कि ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नदियों का जाल बिछा होता है, नदियाँ छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं, उसमें जो मध्य विभाजक होता है जो नदियों को एक से दूसरे नदी में डिवाइड करता है, वो तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक कि पूरी तरह समतल नहीं हो जाते। पहले जो विभाजक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, फिर धीरे धीरे वो कम होते जाते हैं। जैसे कि जो नदियाँ हैं वो पहले तो बहुत सारी नदियाँ होती हैं जो बहती रहती हैं, फिर धीरे धीरे विभाजक कम होता जाता है, नदियाँ एक दूसरे में मिलती जाती हैं, फिर समतल हो जाता है, जो विभाजक है वो समतल हो जाता है और जो नदियाँ होती हैं वो एक दूसरे में मिलकर वो बहुत बड़ी हो जाती हैं और उनका जो गति होता है वो धीमा हो जाता है और अंत में एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं। यानी कि यहाँ वहाँ जो अवरोधी चट्टान है जो पानी को बहने से रोकती है या पानी को अगर बह रही है तो उसके बीच में अवरोध उत्पन्न करती है। इस तरह से जब समतल हो जाते हैं विभाजक तो यहाँ वहाँ सिर्फ अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, उनके पार्ट्स ही दिखाई देते हैं जिन्हें मोनाडनोक कहा जाता है। नदी अपरदन के द्वारा यानी नदियाँ जब कटाव करती हैं, नदी में जो पानी बहती है उनमें धार होती है, उनमें बहाव होता है, उनमें गति होती है। इसकी वजह से वो क्या होती है कि आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको काटते हुए वो आगे बढ़ती है। तो नदी जो कटाव करती है उसके जरिए बने हुए इस तरह के जो मैदान होते हैं संप्राय मैदान या पेनिप्लेन कहलाते हैं। यानी कि जो नदियाँ कटाव करती हैं और कटाव करने के बाद जो मैदान बनता है ऐसे मैदान को संप्राय मैदान या पेनिप्लेन कहा जाता है। जो बहते हुए जल होते हैं वो हर एक अवस्था में एक स्थल रूप बनाते हैं। यानी कि जो नदियाँ होती हैं पहले उन नदियों की जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, फिर धीरे धीरे मध्य अवस्था में उनकी गति कम हो जाती है, फिर और आगे जाकर नदियों की जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार दिया गया है। सबसे पहला है युवावस्था, यानी कि जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं वो किस पोजीशन में रहती हैं, अपनी युवावस्था में रहती हैं। जो युवावस्था होती है इसमें नदियों की संख्या बहुत कम होती है और युवावस्था में नदियाँ उथली वी आकार की इस तरह की घाटी बनाती हैं जिसमें जो बाढ़ का मैदान होता है वो लगभग अनुपस्थित होता है या फिर अगर मैदान होती भी है तो वो बहुत ही संकरी होती है, बहुत ही नैरो होती है और बाढ़ के मैदान होते हैं जो कि मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक कौन होते हैं, जैसे कि एक नदी निकल रही है और दूसरी नदी पहाड़ से निकल रही है, इसके बीच में ये जो क्षेत्र होता है ये विभाजक होता है। एक नदी से दूसरी नदी के बीच में ये विभाजक होता है। तो जब नदियाँ अपनी युवावस्था में होती हैं तो जो जल विभाजक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। ये जो विभाजक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऊंचे होते हैं, समतल होते हैं और इन्हीं ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। यानी कि ऐसे समतल धरातल पर जो नदियाँ होती हैं वो इस तरह से विकसित हो जाती हैं। ये विसर्प अंत में ऊंचे धरातलों में गभीरभूत हो जाते हैं। यानी कि जो विसर्प की तली होती है, जो नदियाँ इस तरह से विसर्प बनाती हैं, इनकी जो तली होती है, इनका जो सरफेस होता है उनमें बहुत ही कम कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं जहाँ पर बहुत ही अनावरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, बड़े बड़े और कठोर चट्टानें पाई जाती हैं और वहाँ पर जलप्रपात व क्षिप्रिकाएँ बन जाते हैं। और यहाँ पर क्या बन जाते हैं, जैसे कि जो जलप्रपात होते हैं, ऊंचाई से गिरने वाले जो पानी की धाराएं होती हैं, जो झरने होते हैं वो बन जाते हैं।
क्योंकि ये ऊंचे धरातल पर होते हैं और नदियाँ विसर्प बनाती हैं और इनकी तली में निम्न कटाव होता है। जैसे कि जो पानी की गहराई होती है, पानी की नदियों की जो तल होते हैं उनकी गहराई बढ़ जाती है और इसी वजह से इसमें चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ पर जलप्रपात यानी कि झरने बन जाते हैं। यानी कि ये जो झरने होते हैं, जलप्रपात होते हैं, वो ऊंचाई से गिरने लगते हैं क्योंकि ये जो नदियाँ होती हैं ये ऊंचे समतल धरातल पर होती हैं जो विसर्प बनाती हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और इसके बाद जलप्रपात बनती हैं, झरने बनते हैं। युवावस्था के बाद नदियों की होती है प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में जो नदियों में जल की मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है। युवावस्था में नदियों में जल की मात्रा कम होती है, फिर धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिलते हुए नदियों में जल की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है और जो सहायक नदियाँ होती हैं वो भी इसमें आकर मिल जाती है। यानी कि एक नदी होती है, इसके साथ दूसरी नदियाँ भी आकर मिल जाती हैं और इस तरह से जो नदी होती है इसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। नदी घाटियां वी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। युवावस्था में घाटियां वी आकार की होती हैं लेकिन कम गहरी होती थी, लेकिन प्रौढ़ावस्था में नदी घाटियां वी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। मेन नदी के व्यापक और विस्तृत होने से, यानी कि जो मेन नदी होती है जिसमें बहुत सारी नदियां आपस में मिलती हैं, वो नदी व्यापक हो जाती है बहुत सारी नदियों के मिलने से, सहायक नदियों के मिलने से, और बहुत बड़ी हो जाती है, विस्तृत हो जाती हैं, फैल जाती हैं और इसकी वजह से जो विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, बहुत बड़े बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। और इसी बाढ़ के मैदान में घाटी के भीतर ही जो नदियाँ हैं वो इस तरह से नदी विसर्प बनाती हुई बहती हैं। यानी कि जो नदियाँ हैं वो घाटी के भीतर, जो घाटी होती है जहाँ पर नदियाँ इस तरह से मिलती हैं फिर आगे बहती हैं, जो घाटी का निर्माण होता है इसके भीतर ही जो नदियाँ होती हैं वो इस तरह से विसर्प बनाती हुई बहती हैं। युवावस्था में जो बनी हुई समतल क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र यानी फैला हुआ क्षेत्र और अंतर नदी जो दलदली क्षेत्र होते हैं वो गायब हो जाते हैं और नदी जो विभाजक है, जो एक नदी से दूसरी नदी को बांटती है, ये क्लियर होते हैं। जलप्रपात और क्षिप्रिकाएं यानी कि जो बड़े बड़े झरने होते हैं, जलप्रपात होते हैं, वो प्रौढ़ावस्था में गायब हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वृद्धावस्था के बारे में, यानी कि जो नदियों की वृद्धावस्था होती है। पहली अवस्था क्या होती है? युवावस्था की। दूसरी अवस्था क्या होती है? प्रौढ़ावस्था की। और तीसरी अवस्था क्या होती है? वृद्धावस्था की। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती हैं और ढाल जो होता है वो धीमा हो जाता है। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई, यानी कि जो बाढ़ के मैदान होते हैं उसमें बहती हुई नदी विसर्प प्राकृतिक तटबंध, गोखुर, झील आदि बनाती हैं। जो नदियां हैं वो विसर्प बनाती हैं, प्राकृतिक तटबंध बनाती हैं, गोखुर, झील बनाती हैं। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं। जो विभाजक होते हैं, जो एक नदी से दूसरी नदी को इस तरह से डिवाइड करते हैं, ये बहुत बड़े और समतल होते हैं जिनमें झील, दलदल पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो भूदृश्य होता है, यानी कि जो ज़मीन के सरफेस के ऊपर जो भू आकृतियों के मिलने से भूदृश्य बनता है, समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। इस तरह से जो नदियाँ होती हैं वो अपनी युवावस्था में अलग स्थलाकृति बनाती है और अपने प्रौढ़ावस्था में अलग स्थलाकृति बनाती हैं और अपने वृद्धावस्था में अलग स्थलाकृति बनाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।